बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 5 का हम अध्ययन कर रहे हैं और उस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। अभ्यास 5.1 में यह पहला प्रश्न है कि किस स्थिति को आप पठन की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है कि मुद्रित सामग्री को उच्चारित कर पाना। किसी शब्द को सिर्फ उच्चारण उसका कर लेंगे तो उसको पठन नहीं माना जाएगा। पठन के लिए आवश्यक है कि आप उसको समझ के साथ पढ़ें, है ना, हमने इस पर चर्चा की थी। तो किसी भाषा की लिपि को पहचानना भर या तीव्र गति से अक्षरों की पहचान कर लेना और लिखी हुई सामग्री के प्रति समझ बनाना। तो समझ बनाना बहुत आवश्यक है। हमने अगर कुछ ऐसा लिख दिया, जैसे लिख दिया नाटक क हद, अब इसका तो आपको अर्थ नहीं समझ में आया। किसी भाषा की लिपि को पहचान है, हाँ न ट क है, कहल है, लेकिन उच्चारण भी कर ले रहे हैं, ठीक है, अक्षरों की पहचान भी कर ले रहे हैं, लेकिन समझ विकसित नहीं हो रही है, इसलिए पढ़ना नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए सही उत्तर होगा घ। अब यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या दी गई है स्पष्ट तरीके से कि पढ़ना केवल शब्दों को पहचान लेना या उन्हें जोर से बोल देने का नाम नहीं है। वास्तविक पठन तभी माना जाएगा जब पढ़ने वाला लिखित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ समझ सके, उसके मुख्य विचारों को ग्रहण कर सके और आवश्यकता पड़ने पर उस जानकारी का उपयोग भी कर सके। यदि कोई बच्चा किसी पुस्तक के शब्दों का सही उच्चारण कर ले लेकिन यह न समझ पाए कि उसमें क्या लिखा है, तो वह वास्तविक अर्थों में पढ़ना नहीं सीख पाया। इसलिए पठन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना, जो कि हमने चर्चा जिस पर की थी। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। छपाई के आविष्कार से पहले अभिव्यक्ति और ज्ञान के हस्तांतरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो जब छपाई नहीं था तो उस समय वाचिक परंपरा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बोलने के द्वारा गति, मतलब जो हमारे गुरुकुल वगैरह होते थे, आपने देखा होगा, उसमें बोलकर ही बातें, विचारों का आदान प्रदान किया जाता था, समझ विकसित की जाती थी। तो पठन पाठन की उस समय व्यवस्था जब मुद्रित सामग्री थी नहीं, तो पढ़ेंगे क्या आप। मुद्रित समृद्ध परिवेश की नहीं, लेखन और पठन की नहीं, तो वाचिक परंपरा की प्रबलता थी, ठीक है। जब छपाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी तो अधिकांश ज्ञान पुस्तकों में उपलब्ध नहीं था। उस समय लोग अपने अनुभव, इतिहास, धार्मिक कथाएं, लोक कथाएं, गीत कहावत, जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोलकर और सुनकर पहुंचाते थे। इसी व्यवस्था को वाचिक परंपरा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न 3 है, मुद्रित सामग्री का चलन बढ़ने से पढ़ने का महत्व क्यों बढ़ गया है। तो मुद्रित सामग्री का चलन बढ़ गया। आज हमारे पास समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, मोबाइल्स है, टीएलएम्स है, आप देख रहे हैं, चीजें ज्यादातर पढ़ने वाली है, ठीक है। तो इनके माध्यम से हमारी जो पढ़ने का एक क्षेत्र है वो व्यापक हो गया है, विस्तार हुआ है। पढ़ना केवल विद्यालय तक सीमित कौशल नहीं रह गया, बल्कि दैनिक जीवन की आवश्यकता बन गया। आज आप देख रहे हैं बैंक का कार्य है, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना है, यानी कि मोबाइल, यह चर्चा की गई है कि पढ़ने का दायरा कितना बड़ा है। मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, समाचार पढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, समाज से जुड़ रहे हैं। इन सभी कार्यों के लिए पढ़ना आवश्यक है ना। और पढ़ने की क्षमता व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने में सहायता करते हैं। इसलिए आधुनिक समाज में पठन का महत्व पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया। इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे आज के परिवेश में बहुत ज्यादा पढ़ना आवश्यक है। आगे एक वाक्य लिखा गया है, घज रौठ दनस दक्ष गारप नप। इस वाक्य को उच्चारित करने पर भी पढ़ना क्यों नहीं कहलाएगा। तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ने पर हमें कुछ अर्थ नहीं प्राप्त हो रहा, कुछ हमारी समझ नहीं विकसित हो पा रही है, तो हम इसको पढ़ना नहीं कहेंगे। तो इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द किसी सार्थक भाषा का निर्माण नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति इन अक्षरों का सही उच्चारण कर लेता है फिर भी वो उनका अर्थ नहीं समझ सकता है ना। पठन की प्रक्रिया में केवल ध्वनियों का उच्चारण पर्याप्त नहीं होता, ये बात कही गई है। वास्तविक पठन में अर्थ को ग्रहण करना, विचारों को समझना और संदेश क्या ये दे रहे हैं उसको जानना आवश्यक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ डोंट क्रॉस द रोड, ठीक है, कि अब यहाँ पर आपको ये लिख लिया, आपने पढ़ लिया, तो अब आप सड़क को पार नहीं करेंगे। डोंट क्रॉस योर लिमिट, ठीक है। आप जब शब्दों को पढ़ रहे हैं फिर इस चीज को समझ रहे हैं ना कि हाँ, इसके अनुसार आपका माइंड उसको सेटअप बनाता है। अब इसको पढ़ने पर हमको कुछ समझ में नहीं है, तो यह केवल यांत्रिक उच्चारण भर है, पठन नहीं होगा। प्रश्न 5, आप अपनी कक्षा में मौखिक भाषा विकास को रोचक बनाने के लिए क्या गतिविधियां करेंगे, ठीक है। आपकी मौखिक भाषा का विकास रोचक हो तो बच्चों को चित्र दिखाकर उस पर बातचीत करवाइए, इससे बच्चे के मौखिक भाषा का विकास बेहतर तरीके से होगा। कहानी सुनाइए, बच्चों से कहानी आगे बढ़ाने के लिए कहिए, आप कहानी सुनाते सुनाते रुक जाइए, बच्चों से कहिए कि अब तुम इस कहानी को पूरा करो। भूमिका अभिनय करवाइए, समूह में चर्चा आयोजित करवाइए, ठीक है। बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, पहेलियां, चुटकुले, लोकगीत सुनाना, आज मैंने क्या देखा या मेरा अनुभव जैसी गतिविधियां अपनी कक्षा में कराएं। आप बच्चों को प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। इन तमाम गतिविधियों से बच्चों के जो शब्दकोश है उसकी वृद्धि होती है। नए नए शब्द बच्चे सीखते हैं, एक दूसरे का सुन सुनकर सीखते हैं। बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास विकसित होता है और वे सहज रूप से भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। अब अगला प्रश्न यह है कि 4 ब्लॉक मॉडल में किन 2 ब्लॉकों के बीच सबसे गहरा संबंध है, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो यह 4 ब्लॉक आपने समझा है, मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहचान, पठन और लेखन।
तो हमें समझ में आ रहा है कि पठन और लेखन के बीच सबसे गहरा संबंध माना जाता है, क्योंकि जब बच्चा नियमित रूप से पढ़ता है तो नए शब्दों को देखता है, वाक्य की संरचना को देखता है, उसकी भाषा शैली किस प्रकार से, उस विचारों को बच्चा समझता है, और यही ज्ञान उसे बेहतर लेखन में सहायता करते हैं। जब बच्चा लिखता है, अब सोचिए जिस चीज को पढ़ा ही नहीं क्या वो लिख पाएगा? संभव ही नहीं। हम जिस चीज को पढ़ेंगे उसी चीज को तो लिखेंगे, हम बिना पढ़े किसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? इसी प्रकार जब बच्चा स्वयं लिखता है तो वह शब्दों की वर्तनी, वाक्य निर्माण, भाषा की संरचना को अधिक अच्छी तरह समझ लगता है। यानी इसी चीज को जो पढ़ा है उसी को जब लिखता है तो और बेहतर तरीके से। इस प्रकार दोनों को एक दूसरे को मजबूत बनाती हैं। जो चीज हम लोग पढ़ रहे होते हैं उसकी समझ विकसित करने के लिए हम उसको लिखते भी हैं। हम कहते हैं हम लिख कर पढ़ते तो हमको अच्छा लगता है। हम लोग कहते हैं ना, तो यदि बच्चों ने पर्यावरण पर एक कहानी पढ़ी है, बाद में उसी विषय पर अनुच्छेद लिखते समय वे पढ़े गए शब्दों, वाक्यों और विचारों को उपयोग करते हैं और इससे उनका लेखन प्रभावी बनता है। इस प्रकार से आपने अभ्यास 5.1 के प्रश्नों को हल कर लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्वाइन करें चैनल। धन्यवाद।